समझ आती लगा दिन तुम्हें आधा लेक्चर हो गया तो मुझे 12th वाले बच्चे ने बोला सर रिकॉर्डिंग ऑन। थैंक यू कनना। राइट, तो म्यू नॉट कितना है बेटा? म्यू नॉट कितना है? सो दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्स टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन बेटा। हाँ ठीक है, राइट। और लैम्डा नॉट है बेटा, क्या था? इसको बोला था थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या बोला था? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये क्या था? ये अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी है बेटा तो ये क्या होगा? मैक्सिमम वेवलेंथ। तो लिख लेंगे लैम्डा नॉट इज मैक्सिमम वेवलेंथ requires to eject an electron होता, requires to eject an electron। ठीक है, राइट। अब देखिए बेटा, हाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन अक्सर पूछता है, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होंगे बेटा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बेटा वो डिपेंड करेगा किस पे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, दैट इज ब्राइटनेस ऑफ लाइट। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं वो तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो डिपेंड करेगी किस पे बेटा? फ्रीक्वेंसी। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या होगा? दैट डिपेंड्स अपॉन किस पे? फ्रीक्वेंसी पे बेटा। और नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड है बेटा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा किस पे बेटा? इंटेंसिटी पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा बेटा, जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, मैंने आपको डीपीपी भी दिया है, उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा इसके ऊपर। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अब भाई आवाज आ रही है मेरी बेटा? यस सर। ठीक है, कैसे हो आप? ठीक हूँ सर। तो अब भाई हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा कल वाले में यहाँ। तो ये हमने कल लिखा था बेटा काइनेटिक एनर्जी एच सी बाय लैम्डा और एच सी बाय लैम्डा नॉट। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था बेटा म्यू नॉट और ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ था। ठीक है, ओके तो सर। जो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और फोटोन। और फोटोन, but does not depend upon intensity बेटा, but does not depend upon intensity। intensity means मैंने क्या बोला था? brightness। क्या बोला था? brightness। but does not depend upon the intensity of light। ठीक है, राइट। तो याद रखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। सो द काइनेटिक एनर्जी, हाँ बेटा रिपीट कर रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, रिपीट कर रहा हूं मैं। हिमांश आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, तो हम कल कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कंटिन्यू में से लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन will depend upon frequency of a photon or light, will depend upon frequency of photon or light, but does not depend upon intensity beta, but does not depend upon intensity or brightness, but does not depend upon intensity or brightness। लेकिन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा इजेक्ट हो रहे हैं? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, वो डिपेंड करेंगे किस पे? नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। और नंबर ऑफ फोटॉन्स मींस क्या? इंटेंसिटी। क्या? इंटेंसिटी या ब्राइटनेस। तो लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, लिखेंगे बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे? फोटो करंट। क्या बोलेंगे? फोटो करंट। तो लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, ब्रैकेट में लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ब्रैकेट में लिखेंगे फोटो करंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड will depend upon intensity of light, that is brightness of light, will depend upon intensity or bright
हाँ, इंटेंसिटी का मतलब बेटा नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्लियर है बेटा? क्या क्या कह रहे हैं? राइट, ठीक है बच्चों। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्टेड होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ किस पे, सॉरी इंटेंसिटी पे। लिख लेंगे बच्चों इंटेंसिटी होती क्या? इंटेंसिटी की डेफिनेशन बेटा, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी। लिखेंगे इंटेंसिटी की डेफिनेशन, नंबर ऑफ फोटॉन्स। लिखेंगे बेटा इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर आपने कोई यूनिट एरिया ले रखा है, सपोज आपने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले रखा है और कोई यूनिट टाइम ले रखा है 1 सेकेंड ले रखा है, तो कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इस पे फॉल कर रहे हैं बेटा, दैट इज इक्वल टू क्या? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी रिपीट कर रहा हूं मैं, इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो फोटो करंट तो किस पे डिपेंड करेगा बेटा? इंटेंसिटी पे। बट जो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे। तो अगर बच्चों हम ग्राफ प्लॉट करता हूं, मैं अगर आपसे पूछता हूँ ग्राफ बताइए, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ चुका है, काइनेटिक वर्सेस इंटेंसिटी पे। तो कैसा आएगा बच्चों ग्राफ? कैसा आएगा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी पैरेलल टू क्या आ जाएगा बच्चों? इंटेंसिटी। क्यों? क्योंकि हमने बोला काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। तो आप इंटेंसिटी चाहे 1 ले, चाहे 2 ले, चाहे 3 ले, चाहे 4 ले बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट ही रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट अपॉन बेटा इंटेंसिटी। क्लियर है? यही अगर मैं ग्राफ आपसे कहता कि आप ग्राफ अब बताइए इसका, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फ्रीक्वेंसी की। तब ग्राफ कैसा आता बच्चों बताइए? स्ट्रेट लाइन। कैसा आता? स्ट्रेट लाइन बेटा। अब हमारे पास था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू था बेटा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये था। ठीक है, अगर कोफिशिएंट को लिखें हम तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? c। ठीक है, सो y एक्सिस पे तो बेटा काइनेटिक एनर्जी है और x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन की है, जिसका ये जो है m है, जो स्लोप है वो क्या है? प्लैंक क्वांटम। क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, सॉरी क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और जो इसका ये है जो c इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या है बेटा? नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। व्हाट इज इंटरसेप्ट? कोई लाइन y एक्सिस को कितनी दूरी पे काटती है, दैट इज इंटरसेप्ट। तो ये y एक्सिस तो पॉजिटिव है और इधर y एक्सिस क्या रहेगी बेटा? नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा? ये कुछ लाइन ऐसी होगी, क्योंकि अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करोगे बच्चों तो ये यहां जाके कट करेगी, तो इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, राइट। और इस लाइन का बच्चों स्लोप क्या है? स्लोप इज इक्वल टू क्या है? एच। ये वाली, ये हमने इक्वेट कर दिया ना बेटा, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक सेकंड बेटा, हाँ हाँ जी बेटा, कुछ कह रहे थे? इसमें जो है तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं, आप ले भी सकते हो, अदरवाइज आपको क्यों कॉमन लेके फिर क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो बेटा? अगर हम कॉमन, हम क्या कर रहे हैं, हमने कॉमन नहीं लिया, इसको और इसको कोरिलेट कर दे रहे हैं, कोफिशिएंट को इक्वेट कर दे रहे हैं। अगर हम कॉमन ले लेंगे तो कोफिशिएंट को इक्वेट नहीं कर पाएंगे, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं बेटा। ये इक्वल टू सी हो गया और ये इक्वल टू एम हो गया, और सीधे सीधे इक्वेशन बना दी बेटा। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हो बच्चों आप लोग कि ये वाला जो फ्रीक्वेंसी होगी ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी?
न्यू नॉट। क्या हो जाएगा? न्यू नॉट। क्या? दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होगा? ये क्या होगा? न्यू नॉट। ठीक है, न्यू, दैट इज न्यू नॉट। क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पे न्यू नॉट पे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। क्योंकि हमने क्या बोला था, इतनी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ इजेक्ट होगा, ट्रेवल नहीं करेगा, कुछ मोशन नहीं आएगा बच्चों से। सो क्या होगा? दिस इज अ ग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू, एन यू, न्यू। सर हाँ जी बेटा। सर ये इंटरसेप्ट है, ये 0 हो सकता है कभी? इंटरसेप्ट जीरो नहीं होगा बेटा, क्योंकि क्या होगा, हमेशा ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। क्योंकि क्या होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी होगी बेटा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अच्छा, मुझे आप बता सकते हैं, उससे ज्यादा आंसर आएगा करेक्ट। कोई मुझे ऐसी गेस करके बताएगा कि ये जो मेटल सरफेस है, इस पे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं अदर देन वर्क फंक्शन? कोई भी बच्चा बता सकता है? मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान समझना। कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे यहाँ से रिमूव करना है मेटल सरफेस से, तो अदर देन वर्क फंक्शन, क्या हम किसी और टर्म से भी इसको बता सकते हैं कि ये कुछ और भी टर्म है जो आपने? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कह रहे हो बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी। एक्सीलेंट बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी। कि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, है ना। क्योंकि क्या मेटल सरफेस में बेटा मेटल ही होगा। लेट्स सपोज हमारे पास क्या यहाँ पे पोटेशियम है। अब पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसका मतलब एटम को आयनाइज ही करना है आपको। सो दिस मींस आपने कुछ एनर्जी दी, वो एनर्जी क्या थी? एच न्यू, दैट इज एनर्जी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे क्या मिला आपको? के प्लस मिला, और क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। सो दिस मींस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? वर्क फंक्शन। और इसी को क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहां आपने वर्क फंक्शन कहीं पे लिखा हुआ है बेटा, या यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा कि वर्क फंक्शन इज इक्वलेंट टू क्या? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अ मेटल। तो अब क्या होगा हिमांश? क्या कभी आयनाइजेशन एनर्जी जीरो होगी क्या बेटा? नहीं, जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बेटा। तो इसीलिए क्या होगा? इसीलिए कभी भी इंटरसेप्ट जीरो नहीं होगा बेटा। तो हिमांश क्लियर हुआ बेटा आपको? यस सर। ठीक है, राइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा पॉइंट याद रखना इस बात का, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी। तो कभी वो आयनाइजेशन एनर्जी बोल दे तो आप घबराना नहीं, दैट इज इक्वल टू क्या है? वर्क फंक्शन। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? राइट, ठीक है, क्लियर है बेटा? राइट, तो इसके ऊपर अभी न्यूमेरिकल करते हैं बेटा हम। ठीक है, राइट। ये पूरा का एक्सप्लेनेशन किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था, मैंने कल भी बताया था आपको बेटा। ठीक है, राइट। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा, इसके ऊपर हम लिखेंगे। न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में बेटा आ चुका है, न्यूमेरिकल ये पहले एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे, लिखेंगे व्हेन EMR, लिखेंगे बेटा व्हेन EMR, क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, EMR मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। व्हेन EMR for when EMR of wavelength, when EMR of wavelength 300 nanometer, when EMR of wavelength 300 nanometer falls on a surface of sodium, वो है बेटा सॉल्ट एग्जाम्पल। ठीक है, राइट। when EMR of a wavelength 300 nanometer falls on a surface of sodium, the electron ejected with kinetic energy of 1.68 into 10 to the power 5 जूल पर मोल बेटा। यूनिट ध्यान रखना बेटा, क्या है? जूल पर मोल बेटा। ठीक है, राइट। व्हाट मिनिमम एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन? सर एक बार रिपीट करना। हाँ जी बेटा, रिपीट कर दूं? यस लिखेंगे when EMR of wavelength 300 nanometer falls on, इजेक्टेड से कर दो। क्या कह रहे हैं बेटा? इजेक्टेड से रिपीट कर दो। इजेक्टेड, हाँ, इजेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी 1.68 10 to the power 5 जूल पर मोल। what minimum energy is needed
टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। वो पूछ क्या रहा है बच्चों इसमें बताइए, व्हाट मिनिमम एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। वो पूछ क्या रहा है बच्चों बताइए आपसे, मिनिमम एनर्जी हमने क्या बोला था, वर्क फंक्शन। सो मिनिमम एनर्जी क्या था, वर्क फंक्शन था। तो ही इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट द वर्क फंक्शन बच्चों, ठीक है राइट। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल था बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू था एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। सो दिस मीन्स क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है राइट, यही हो गया। अब एनर्जी ऑफ फोटोन था बेटा एच सी बाई लेमडा, और यहाँ पे था बेटा काइनेटिक एनर्जी बच्चों, ये वर्क फंक्शन आ गया बेटा। अब एच सी बाई लेमडा को क्या लिखते हैं बेटा, 12400, यूनिट का ध्यान रखना है, 12400 था इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें इसको ये किसमें गिवन है, जूल में, तो हमें जूल में कन्वर्ट करना है, तो इनटू क्या कर दें 96, बट ये किलो जूल में है तो जूल में करेंगे तो इनटू क्या करेंगे बच्चों 1000 10 टू द पावर 3 अपॉन लैम्डा। अब लैम्डा रखना था हमें एंगस्ट्रॉन्ग में, क्या रखना था एंगस्ट्रॉन्ग में। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हैं बच्चों तो यहाँ एंगस्ट्रॉन्ग में रखते हैं, तो 300 नैनोमीटर हाउ मेनी एंगस्ट्रॉन्ग हो गया, 300 इंटू 10 बेटा, मैंने कन्वर्जन लिखाया था 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू नैनोमीटर इंटू कितना 10। तो ये क्या आ गया बच्चों, एच सी बाई लैम्डा की वैल्यू आ गई, माइनस कर दें यहाँ पे, ठीक है राइट। तो माइनस कितना होगा 1.68 इंटू 10 टू द पावर क्या बेटा। तो बताइए बच्चों सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, ठीक है। ये 3 से तो बेटा 3 कैंसिल हो जाएगा मुझे लग रहा है ना, और 124 भी कैंसिल हो जाएगा शायद इससे, 124 नहीं होगा कैंसिल, 96 कैंसिल हो जाएगा ना। कितना आ रहा बेटा, इसको 10 टू द पावर 5 के टर्म्स में लिखना है, इसको 3 से कर दे बच्चों, तो 3 से कितना हो गया 3 3 9 3 2 6 32 हो गया। तो 12400 को 32 से मल्टीप्लाई करना है बस, वो 396 10 टू द पावर 5 आएगा, क्या आएगा 3.96 10 टू द पावर कितना बेटा 5, और यही आएगा बेटा 1.68 इंटू 10 टू द पावर क्या आएगा बेटा 5। क्लियर है बेटा, ठीक है राइट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 2.29 के अराउंड आएगा, 2.28 इंटू 10 टू द पावर 5 10, ठीक है। सभी को क्लियर है बेटा, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है बच्चों। एक्सक्यूज मी हाँ जी बेटा बोलिए प्लीज सर, बोलिए। जो 12,400 को 32 से मल्टीप्लाई करा तो आपने 10:5 में कन्वर्ट करा, और अगर उसको ना करे तो बहुत लंबा क्या आंसर बेटा अगर ये चीज है, जैसे अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है, अगर ऐसे लिखा है देखिए 440 इंटू 10 टू द पावर 4 ऐसे लिखा हुआ है, और इधर लिखा हुआ बेटा कितना -3 इंटू 10 टू द पावर कितना 10 टू द पावर ऐसे लिखा हुआ है 5। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करना है बेटा तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये पावर की क्या चीज आपको सेम करनी पड़ेगी तब आप सब्ट्रैक्ट कर पाओगे इसको, ठीक है ओके राइट। सर। तो अगर आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10 टू द पावर 4 बेटा, और ये 40 इंटू 10 टू द पावर 4। आप क्या करोगे प्रांजल, आप 10 टू द पावर 4 बेटा कॉमन ले लोगे, तो 10 टू द पावर 4 कॉमन आ गया, 40 माइनस कितना बेटा 30, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 4 आंसर आ जाएगा। तो जब कभी भी पावर में चीजें होंगी बेटा तो आपको दो चीजें अगर माइनस करना है या प्लस करना है, मेक्स द पावर सेम बेटा, देन यू कैन अट्रैक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट बेटा। क्लियर है बेटा, हाँ जी बेटा। यस सर। 37 है यही आ रहा सर 3.968 3.968 या 967 ऐसे कुछ आएगा सर 968 8 है सर। ना 9 9
ठीक है बेटा, राइट। सो दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटा दो तीन चीजें याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना, राइट। वर्क फंक्शन आयनेशन एनर्जी के बारे में इक्वल है बेटा। काइनेटिक एनर्जी जो डिपेंड करेगी बेटा किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे दैट इज फोटो करंट, वो डिपेंड करेगा बेटा इंटेंसिटी या ब्राइटनेस पे डिपेंड करेगा। सो दैट इज बेटा क्या था, ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, दैट इज बोर मॉडल। किसके ऊपर आएगा, बोर मॉडल बेटा। तो हम रदरफोर्ड मॉडल और जो बोर मॉडल के बीच में जो क्या था बेटा, जो डेवलपमेंट थी वो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने एक वेव नेचर डिस्कस किया था, फिर पार्टिकल नेचर डिस्कस किया था, ठीक है, राइट। पार्टिकल नेचर में हमने दो चीजें डिस्कस करी, एक क्या डिस्कस किया था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, और एक डिस्कस किया था बच्चों क्या हमने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक और मैंने लिखवाया था, अगर आप ध्यान से देखें 3 पॉइंट लिखवाए थे मैंने पार्टिकल नेचर में। एक लिखाया था एटॉमिक स्पेक्ट्रम, क्या लिखाया था, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, बट हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे आफ्टर डिस्कसिंग क्या बेटा, बोर मॉडल। क्योंकि क्या है, बोर मॉडल से हम एक और चीजें एक्सप्लेन करेंगे, उससे हेल्प होगी वो एक्सप्लेन करने में, तो ज्यादा बेटर रहेगा कि हम उसको बाद में पढ़ें। तो हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम बाद में डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्या, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। 96 चलिए बेटा, हाँ ठीक है, राइट लिखेंगे बेटा, हाँ ठीक है, राइट लिखेंगे बेटा। बोर एटॉमिक मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, हाँ बोर एटॉमिक मॉडल, क्योंकि ये जो आगे का जो टॉपिक है बेटा वो काफी इसी चीज पे डिपेंड करता है, बोर एटॉमिक मॉडल पे। तो इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, ठीक है ना। पॉस्टुलेट्स का मतलब एजम्पशन। तो बोर ने क्या करा, उसने पहले जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो देखा, उसके जो डिसएडवांटेज थे वो देखे, और जो बाद में डेवलपमेंट भी वो देखी, जो प्लैंक ने और आइंस्टीन ने करी वो डेवलपमेंट देखी। फिर उसने क्या करा, इनके हेल्प से एक नया मॉडल दिया, और ये जस्टिफाई करने की कोशिश करी कि वाई एटम इज स्टेबल बेटा। हाँ, पहले रदरफोर्ड मॉडल में क्या दिक्कत है कि एटम स्टेबल नहीं था। जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली क्या कर रहा था बच्चों, घूम रहा था किस पे, न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा था, तो कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी क्या कर रहा था, लूज कर रहा था, और अल्टीमेटली क्या कर रहा था, वो न्यूक्लियस में गिर जा रहा था। इसीलिए हमने बोला था कि एटम क्या है, स्टेबल नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया, बोर ने दिया, कि वाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अंदर गिरता क्यों नहीं है, एंड हाउ एटम इज स्टेबल, ठीक है। तो उसके लिए कुछ उसने पहले पॉइंट दिए, पॉस्टुलेट्स दिए, उसके बाद फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे जो बोर ने किया, ठीक है। तो लिखिए बच्चों पॉस्टुलेट्स बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पॉस्टुलेट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है बेटा। वो आपको 4-5 ऑप्शन में दे देगा, 4 पॉस्टुलेट बोलेगा कौन सा पॉस्टुलेट है कि नहीं। हाँ जी बेटा, देखिए वो सबसे सिंपलेस्ट है बेटा, लाइटेस्ट नहीं है बेटा, सिंपलेस्ट है। लाइटेस्ट और सिंपलेस्ट में थोड़ा फर्क है, ठीक है। हम थोड़ा जब हम बोर मॉडल पढ़ लेंगे बेटा तब इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी में भी आपको बोर मॉडल पता नहीं है, ठीक है ना। तो उसने क्या एजम्पशन लिया, उसके बाद हम ज्यादा क्लियरिटी से बता पाएंगे कि वाई हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसे लिखेंगे बच्चों, फर्स्ट पॉस्टुलेट लिखेंगे बेटा, लिखेंगे फर्स्ट पॉस्टुलेट लिखेंगे। तो पहला पॉस्टुलेट बेटा वही है जो क्या कह रहा था, रदरफोर्ड ने कहा था, वही फर्स्ट पॉस्टुलेट, इसका भी वही है, लिखेंगे इलेक्ट्रॉन moves around the nucleus, लिखेंगे electron moves around the nucleus, electron moves around the nucleus in a circular path, electron moves around the nucleus in a circular path of fixed radius, very very important, of fixed radius and energy बेटा, दोनों लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो रेडियस फिक्स्ड है और एनर्जी फिक्स है। एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कुछ एनर्जी होगी इस पे, उसकी एनर्जी क्या है बेटा, के बाद क्या कह रहे हैं बेटा, अराउंड द न्यूक्लियस के बाद around the nucleus in a circular path, around the nucleus in a circular path of fixed radius and energy, of fixed radius and energy,
ठीक है, फुल स्टॉप। लेकिन देखेंगे these path are called as orbit, और these path are called as orbit और stationary state। ठीक है बेटा, स्टेशनरी स्टेट बेटा, स्टेशनरी स्टेट। और ठीक है बेटा, तीसरा वर्ड है और एनर्जी स्टेट भी कहते हैं बेटा, हाँ, और एनर्जी स्टेट। ठीक है, राइट। जो सर्कुलर, जो आप सेल जिसको कहते थे, उस सेल को बोर ने क्या बोला, हम इसको क्या कह सकते हैं, ऑर्बिट, या फिर क्या कह सकते हैं, स्टेशनरी स्टेट, या फिर क्या कह सकते हैं, एनर्जी स्टेट। तो जो आप इससे पहले और सेल को जानते थे, सेल को अब हम किससे नाम से बोलेंगे, ऑर्बिट या स्टेशनरी स्टेट या एनर्जी स्टेट से नाम से जाना। क्लियर है बेटा, राइट। ठीक है, क्वेश्चन आईआईटी का है, देखते कौन आंसर बताता है। हाँ ठीक है ना, राइट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, और आईआईटी ने जहां बच्चा गलती करता है वहीं से क्वेश्चन फ्रेम करता है वो। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि हाउ मेनी ऑर्बिट्स आर देयर इन अ हाइड्रोजन एटम बेटा, तो व्हाट इज द आंसर, 1 1 बट इट इज अ रॉन्ग आंसर बेटा। ठीक है, नो, इनफाइनाइट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, हाँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर एक ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन होता है ना। हाँ जी, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं ये चीज क्या है बेटा, हाँ ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है ना, हाइड्रोजन ही नहीं बेटा, किसी भी एटम में अगर कभी आपसे पूछे कि कितने ऑर्बिट हैं, या कितनी स्टेशनरी स्टेट है, या कितनी एनर्जी स्टेट है, तो हर एक का आंसर क्या आएगा बेटा, इनफाइनाइट। क्या आएगा, इनफाइनाइट। ऐसा इसलिए बेटा, क्यों, क्योंकि क्या है, ऐसा इसलिए है, जब आपने यहाँ पे एटम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, इसके किनारे, इसके जो जगह सारी खाली पड़ी हुई है, सब खाली पड़ा हुआ है। लेट्स सपोज आप घर बना रहे हैं, ठीक है ना, हमारे पास थोड़ा पैसा है तो हमने फर्स्ट फ्लोर, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाया, पर ऊपर की जगह खाली पड़ी हुई है। हमारे पास थोड़ा और पैसा है तो हमने क्या करा, फर्स्ट फ्लोर बनाया। थोड़ा और पैसा है, हमने सेकंड फ्लोर बनाया। इसका मतलब जगह यहाँ भी ऐसे ही है, जगह। अरे तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो कोई किसने बोला आपको कि आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे रहिए, हु टोल्ड यू, जैसे आपके पास 10 बिल्डिंग है, 10 माले का आपका घर है, तो किसने बोला आपको कि आप ग्राउंड फ्लोर पे रहिए, हु टोल्ड यू। अरे नहीं, हु टोल्ड यू बेटा, ऐसा नहीं है। आपकी मर्जी, आप जहां मर्जी वहां रहना चाहते हो वहां पे रह सकते हैं। अब क्या है, जिसके पैर काम नहीं कर रहे तो वो कहाँ रहेगा, ग्राउंड फ्लोर पे। जैसे मैं अपने लैंडलॉर्ड की बात बताऊं, उन्होंने ये बनाया अपने लिए था, बट उनके पैर में प्रॉब्लम हो गई, वो क्या रह गए, वो रहते नीचे और वे किराए पे दे दिया उन्होंने। मतलब उनके पैर में प्रॉब्लम हो गई तो नीचे ही रहते हैं, और मुझे रेंट पे दे दिया ऊपर। तो क्या कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन, क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा, व्हाट आई वांट टू से, कि ये जो आप बोलते हो कि वो के सेल में या फर्स्ट सेल में रहता है, नहीं, वो क्या है, डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन पे कितनी एनर्जी है बेटा, वो किसी भी ऑर्बिट में रह सकता है। ठीक है, वो यहाँ भी रह सकता है, सेकंड में भी रह सकता है, थर्ड में रह सकता है, फोर्थ में रह सकता है, कहीं भी रह सकता है। तो कितनी एनर्जी उसके पास है उस पर डिपेंड करेगा वो किस ऑर्बिट में है, या किस शेल में है, या किस स्टेशनरी स्टेट में है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, किसी भी एटम में इनफाइनाइट शेल होते हैं या इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहीं भी रह सकता है। हाँ जी, हाँ, तो वो भी जा सकता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है तो दूसरा भी जा सकता है। ठीक है, देखिए, हाँ, आप अगर आप इसको जस्टिफाई करना चाहते हो मैं कर सकता हूँ, बट अगर अदरवाइज वो और दूसरे चले में चला जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बच्चों, बताइए, 4। आप मुझे बताइए, कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आप लिखते हो 1s2 2s2 और 2p कितना 2, अगर किसी बच्चे को आता है। 2 आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, p में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ 2, बट बनाता कितने हैं, क्यों 4 बनाता है,
है। अब ये क्या टेट्रावेलेंसी कहाँ से आ गई, कुछ भी। ऑफ हाँ? बोर्स प्रिंसिपल। तो इसलिए बनाता है क्योंकि ये जो एस में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, वो ही इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके यहाँ चला जाता है ऐसे। खाली नहीं हो गया, किसी भी बॉन्ड बनाने के लिए बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, हाफ फील्ड होना चाहिए, हाफ फील्ड, क्योंकि शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। क्या होती है? शेयरिंग। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, दूसरा किसी और का, तो ये शेयरिंग करेंगे। तो ये क्या होता है, ठीक है, मैं अभी बता दूं आपको। इलेक्ट्रॉन कोई जरूरी नहीं कि अपने यहाँ पे रहेगा, पहले स्टेट में रहेगा, नहीं। तो कितनी एनर्जी उसको आप देते हैं, उसके हिसाब से क्या रहेगा वो, ठीक है ना, राइट, अपनी पोजीशन को चेंज करता है। तो लिखेंगे सेकंड पॉइंट। हाँ जी, सर हाँ जी बेटा बोलिए। हाँ जी, सर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो एटम स्टेबल ही नहीं रहेगा। क्या कह रहे हैं? एटम स्टेबल क्यों है? सर एटम स्टेबल ही नहीं रहेगा फिर। नहीं, क्यों नहीं स्टेबल रहेगा? एटम न्यूक्लियस के अंदर थोड़ा, एटम को क्या बोला था कि अराउंड द न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है ना। अब आप ऐसे सोचिए कि ये सेंटर है, न्यूक्लियस है, ठीक है ना। क्या इस जो सन है आपके पास, सन के पास क्या एक ही प्लेनेट घूम रहा है? नहीं, सन के अराउंड तो बहुत सारे प्लेनेट घूम रहे हैं। कोई सबसे नजदीक मरकरी है और सबसे दूर नेपट्यून है। तो किसी पे एनर्जी कम है, किसी पे एनर्जी ज्यादा है। सो इलेक्ट्रॉन भी बेटा क्या होगा, ऐसे स्टेबल। वो स्टेबल तब नहीं होगा जब वो अपने पाथ चेंज कर दे। लेकिन अर्थ क्या करती है, हमेशा एक अपने पाथ पे ही मूव करती है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि, ये भी यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन अपना अगर सेल चेंज करता है तो सेल चेंज कर सकता है, बट ये जब दूसरे सेल में जाएगा तो इसका पाथ भी फिर से सेम ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। और अगर और एनर्जी दोगे तो ये और दूसरे बाहर वाले सेल में चला जाएगा, बट ये तभी भी कंटिन्यूसली इसमें मूव करता रहे। तो क्या रहता है, जब तक कि इलेक्ट्रॉन अपने एक ऑर्बिट में रहता है, जब तक कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी ऑर्बिट में घूमता है, तब तक वो एनर्जी लूज और गेन नहीं करता है। एनर्जी लूज और गेन तब करता है जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने सेल को या अपने ऑर्बिट को इंटरचेंज करता है। वो नीचे वाले से ऊपर चले वाले ऑर्बिट में चला जाए या ऊपर वाले से नीचे में आ जाए। जब ऐसे होगा तभी एनर्जी का इंटरचेंज होगा या एक्सचेंज होगा। वेनेवर, जब तक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपने सेल में घूम रहा है, तब तक ना वो एनर्जी गेन करता है ना एनर्जी लूज करता है। उसकी एनर्जी क्या रहती है, फिक्स रहती है। और आपने पहले पॉइंट में लिखा भी था, फिक्स रेडियस एंड क्या, एनर्जी। हाँ, फिक्स नहीं बेटा, क्या है, आप स्पेस है कि नहीं अवेलेबल। अगर आपने पहला सेल बनाया, यहाँ पे ऐसे सेल बनाया आपने, ये न्यूक्लियस है बेटा, ये पहला सेल, क्या बाहर स्पेस नहीं है क्या? इलेक्ट्रॉन के बाहर स्पेस नहीं, एटम के अलावा और कोई स्पेस नहीं है। इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा, किसने बोला यही रहेगा? वो यहाँ पे है, तो वो क्या करेगा, स्पेस अगर अवेलेबल नहीं होती तब हम कह सकते थे कि भाई वो कहीं जा नहीं सकता था। हम नहीं, एटम जब एटम से जब इंटरेक्ट करता है बेटा, तो वो अलग चीज होती है। तब वो क्या करता है, तब आप इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराते हैं। हाँ, तो इनफाइनाइट ऑर्बिट है तो क्या होगा आपके पास, अगर इनफाइनाइट ऑर्बिट है तो इसकी पोजीशन आप बता सकते हो, इसकी एनर्जी बता देगी। अगर इसकी एनर्जी, अगर मैं कहता हूँ इसकी एनर्जी 13.6 है, मैं वैसे बोल रहा हूँ, बाद में प्रूव भी करेंगे। इसकी अगर एनर्जी 13.6 है, तब हम कहते हैं कि ये अपने फर्स्ट सेल में, ठीक है। और जब इसकी एनर्जी क्या होगी, 3.4 हो जाएगी, सॉरी हाँ 3.4 हो जाएगी, तब हम कहेंगे इसकी एनर्जी कितनी है, दूसरे ऑर्बिट में। तो डिपेंडिंग अपॉन कितनी एनर्जी है, वो आप ऑर्बिट डिसाइड कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में कि चौथे में, एंड सो ऑन। नहीं, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे एनर्जी इंक्रीज करती है, तो माइनस के साइन। क्लियर है? ठीक है, राइट। तो एन नंबर ऑफ ऑर्बिट हो सकते हैं बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन तब तक ना एनर्जी लूज गेन नहीं करता जब तक कि वो अपनी ऑर्बिट को चेंज नहीं करता। स्पेस तो अवेलेबल है ना बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो स्पेस बाहर पूरी अवेलेबल है। आप जितनी एनर्जी दोगे उतना इलेक्ट्रॉन जाएगा। आप लेट्स सपोज क्या कर रहे हो, आप पत्थर फेंक रहे हो, अब स्पेस अवेलेबल है ऊपर, अब जितनी तेजी से पत्थर फेंकोगे उतनी हाइट पे जाएगा वो।
ठीक है ना, राइट। तो यहाँ पे भी ये जितनी आप एनर्जी इसको दोगे उतनी दूर जाएगा। आपने एनर्जी दी इतनी कि ये 10वें ऑर्बिट पे पहुंच गया, किसी ने एनर्जी इतनी ज्यादा दी कि ये 20वें ऑर्बिट पे पहुंच गया। स्पेस तो अवेलेबल ही जी। सभी में एटम, तो मेटल एटम की तो बना हुआ है बेटा। सर इलेक्ट्रॉन्स वेव्स में मूव करते हैं। क्या कह रहे हो बेटा? इलेक्ट्रॉन्स वेव्स में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? सर इलेक्ट्रॉन्स वेव्स में मूव करते हैं। नहीं, मैं अभी भी समझा नहीं बेटा, क्या पूछना चाह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। चलिए पहले लिखिए बेटा, हाँ सेकंड पॉइंट लिखेंगे। देयर आर, लिखिए बेटा, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो कह रही थी कि इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर होता है। सर, डू इलेक्ट्रॉन मूव्स इन वेव? यस, सही है, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ वेव बेटा, बिल्कुल सही है। ठीक है, राइट, लिखेंगे। देखिए क्या है बेटा, हाँ, हर पार्टिकल का वेव नेचर और क्या होता है, पार्टिकल नेचर दोनों होता है। हमारा क्या है, जिसका भी अगर कोई भी चीज मूव कर रही है बेटा, उसका हमेशा डुअल नेचर होता है। हमारा भी वेव नेचर है, बट हम क्या करते हैं, हमारा मास इतना ज्यादा है कि हमारा वेव नेचर दिखाई नहीं देता। यही जो पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल है जिनका मास बहुत छोटा होता है, उनका वेव नेचर ज्यादा डोमिनेट करता है। तो जो ऑब्जेक्ट जिनका सिग्निफिकेंट मास होता है, जिसको आप फिजिक्स पढ़ते हो, तो फिजिक्स में आप रियल मास, रियल ऑब्जेक्ट की बात करते हो जिनका सिग्निफिकेंट मास होता है, तो वहां पे आप पार्टिकल नेचर ज्यादा पढ़ते हो। बट जब आप यही क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे, आप अभी तो आप क्लासिकल पढ़ रहे हो, हायर क्लास में जाओगे तो आप क्वांटम पढ़ोगे, तो वहां पे आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ोगे। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है, उनका मास बहुत ही कम होता है, तब आप देखेंगे वहां पे वेव नेचर। याद रखेंगे बेटा, हाँ, फिजिक्स जो क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हो ना, उसमें हमेशा ही एरर आता है बेटा, हाँ, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया है, बट आप पढ़ते हो उसको। ठीक है ना। क्वांटम फिजिक्स क्या करते हैं, जब हम क्वांटम फिजिक्स को सिग्निफिकेंट मास के ऊपर लगाते हैं, जब क्या लगाते हैं, सिग्निफिकेंट मास के ऊपर लगाते हैं, या फिर हम क्या लगाते हैं, एक सब एटॉमिक पार्टिकल के ऊपर लगाते हैं, दोनों बार राइट आंसर आता है क्वांटम फिजिक्स से। बट क्लासिकल फिजिक्स में क्या आता है, क्लासिकल फिजिक्स में जो जिनका मास सिग्निफिकेंट होता है उसका ही राइट आंसर आता है, बट सब एटॉमिक पार्टिकल का आंसर राइट कभी भी नहीं आता। इसीलिए क्या है, बाद में इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है ना, क्लासिकल जो आप न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ते हो, ये डिस्कार्ड कर दी गई। ज्यादातर लोग अब आगे जाके क्या पढ़ते हैं बेटा, क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली मूव्स इन अ वेव बेटा। ठीक है, तो लिखेंगे देयर आर, सेकंड पॉइंट लिखेंगे बेटा, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और स्टेशनरी ऑर्बिट और एनर्जी स्टेट अराउंड द न्यूक्लियस बेटा, अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, राइट। अब क्या है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो हमने क्या बोला, ये जो न्यूक्लियस है बेटा, इसके अराउंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है, सर्कुलर पाथ है, जिसको हमने क्या बोला, ऑर्बिट, या क्या बोला, स्टेशनरी स्टेट या एनर्जी स्टेट। अब जो ये वाले पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्या करा रदरफोर्ड ने बोला बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है बेटा, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और एनर्जी स्टेट और स्टेशनरी स्टेट अराउंड द न्यूक्लियस, किसी भी एटम में बेटा। ठीक है, राइट, किसी भी एटम में। और यही एडवांस का क्वेश्चन था बेटा, यहाँ कितने स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं, राइट, हाइड्रोजन में। तो बच्चे सब कितना करके आए, 1, और बच्चों को मिला -1। ठीक है, राइट। अब क्या बोला बेटा, जो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या बोला, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है, ऑर्बिट है, 1 2 3 4 5 अप टू इनफिनिट। पर पढ़े बेटा, अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे तब आंसर मिल जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, राइट। ठीक है, अब क्या बोला उन्होंने कि आपके पास इसमें से वही ऑर्बिट पॉसिबल है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और समझ लिए, नहीं तो आएगा नहीं समझ में आपको। इन्होंने क्या बोला कि वही इनमें से वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिसका एंगुलर मोमेंटम, रिपीट कर रहा हूं मैं, आउट ऑफ दिस इनफाइनाइट ऑर्बिट ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल
whose angular momentum, बताऊंगा मैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, whose angular momentum is a multiple of integral multiple of h upon 2 pi, किसका मल्टीपल हो, h upon 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब n लिखता हूं मैं। तो क्या बोला उन्होंने कि वही इनफाइनाइट, जो भी आउट ऑफ इनफाइनाइट ऑर्बिट बेटा, वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिसका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, राइट, कितना, h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। इंटीग्रल का मतलब n जो होगा वो या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड सो ऑन, n इंटीजर होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वही ऑर्बिट पॉसिबल है बेटा, वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है या तो h अपॉन 2 पाई हो, या फिर 2h अपॉन 2 पाई हो, या फिर क्या हो 3h अपॉन 2 पाई हो, या 4h अपॉन 2 पाई हो एंड सो ऑन। ऐसा नहीं होगा कि किसी ऐसा 1.25h अपॉन पाई, अगर किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ऐसा आता है तो दिस मींस वो क्या है, वो ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करता है। एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा, मोमेंटम आप क्या जानते हैं क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट बेटा सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उसको बोलते हैं मोमेंटम के जगह क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो मास इनटू वेलोसिटी तो आप पहले से जानते हैं बेटा, आप रेडियस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो रेडियस क्या, न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है ये क्या है, r, दैट इज रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। अगर यहाँ पे है तो ये r। तो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम बेटा, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस इज इक्वल टू क्या है, NH अपॉन 2 पाई होना चाहिए, वही ऑर्बिट पॉसिबल है। ठीक है, मतलब अगर पहले सेल की बात करें तो पहले सेल पे इलेक्ट्रॉन का क्या एंगुलर मोमेंटम होगा बच्चों बताइए, H अपॉन क्या होगा 1, n को 1 रखेंगे फर्स्ट ऑर्बिट में, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। तो पहले वाले में क्या होगा, H अपॉन 2 पाई, ये क्या होगा H अपॉन 2 पाई। दूसरे वाले सेल में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा बच्चों, 2H अपॉन 2 पाई या H अपॉन पाई। तीसरे में क्या होगा बेटा 2 पाई, 4 में 4H बाय 2 पाई, और इसमें कितना बेटा 5H अपॉन 2 पाई। क्लियर है, तो याद रखेंगे बेटा यही ऑर्बिट पॉसिबल होते हैं। इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट एक्वायर नहीं कर सकता है, ये फिक्स है। जिनका एंगुलर मोमेंटम इसका मल्टीपल होगा वही ऑर्बिटल पॉसिबल, अदरवाइज और ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। नहीं ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, ठीक है, राइट। सर ये तो पोस्ट्यूलेट है, इसका तो क्या कह रहे हैं बेटा, सर ये पोस्ट्यूलेट है, इसका तो कोई प्रूफ भी नहीं है, तो हमें कैसे पता कि ये सही है या गलत। कौन बोल रहे हैं बेटा, देवांशी। देवांशी। देवांशी जब बोहर से इससे पूछा गया ना तो बोहर के पास इसका आंसर नहीं था बेटा, ठीक है ना, बोहर के पास इसका आंसर नहीं था ऐसे क्यों हो रहा, आपकी बात सही है, इसका कोई प्रूफ नहीं था। बट क्या हुआ, कुछ साल बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डी ब्रॉगली, और आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो डी ब्रॉगली ने एक और स्टेटमेंट दी। तो डी ब्रॉगली ने जब स्टेटमेंट दिया तो उसको भी समझ में नहीं आया कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब क्या हुआ, दोनों दौड़े दौड़े गए आइंस्टीन के पास। किसके पास गए, आइंस्टीन के पास। तो बोहर ने बोला कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, राइट। और डी ब्रॉगली ने भी बोला कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है दिव्यांशी ना, जब हम डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ेंगे ना उसके बाद आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन कि इसको प्रूव कैसे किया गया है। इट हैज बीन प्रूव्ड बाय आइंस्टीन बेटा। ये जब ये पूछा गया ऐसा क्यों हो रहा बोर से, तो बोर इज अनेबल टू एक्सप्लेन, ये एक लिमिटेशन है बोर मॉडल, लेकिन दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टीन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ डी ब्रॉगलीज, ठीक है, राइट। तो मैं बताऊंगा आपको जब हम डी ब्रॉगलीज पढ़ेंगे देन वी विल प्रूव इट आल्सो, डोंट वरी। ओके सर। बिल्कुल रहते थे बेटा, ये फ्रेटर्निटी है साइंटिस्टों की, राइट, ठीक है, सब एक दूसरे को जानते थे बेटा। ठीक है, राइट, वो आप धीरे धीरे आप भी जब क्लियर है तो इंटरेस्टिंग है यहाँ, तो कैसे प्रूव किया देन आई विल लेट यू नो बेटा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड पोस्टुलेट लिखेंगे बेटा, थर्ड फोर्थ बेटा लिखेंगे, फोर्थ बेटा लिखेंगे एनर्जी लिखेंगे बेटा, फोर्थ लिखेंगे एनर्जी। थर्ड है कि फोर्थ, थर्ड ये था बेटा एंगुलर मोमेंटम वाला। सेकंड था स्टेशनरी ऑर्बिट, थर्ड पॉइंट एक बार रिपीट कर दो। लिखवाया नहीं है मैंने,
लिखेंगे बेटा, अच्छा मैंने सिर्फ बोला है, ठीक है लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन कैन मूव, लिखेंगे बेटा थर्ड, लिखेंगे थर्ड पॉइंट, थर्ड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन कैन मूव, electron can move in those orbit, electron can move in those orbit for which angular momentum, for which angular momentum is a integral multiple of, for which angular momentum is a integral multiple of h upon 2 pi, integral multiple of h upon 2 pi, 2 pi, yeah. That is why only certain fixed orbits, that is why only certain fixed orbits are possible, that is why only certain fixed orbits are possible। ऐसे नहीं कि हम यहाँ पे कुछ भी लिख दें बेटा, ना कुछ भी नहीं लिखेंगे, वही ऑर्बिट्स बनाएंगे जो क्या होगा, जिसका मोमेंटम h अपॉन पाई, 2h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। ठीक है, तो नीचे लिख देंगे बच्चों MBR इज इक्वल टू, लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूले में लिखेंगे MBR इज इक्वल टू h अपॉन बेटा 2 पाई, NH अपॉन 2 पाई बेटा, वेयर n इज ए इंटीजर 1 2 3 4, पॉजिटिव इंटीजर होगा ना, हाँ। और n रिप्रेजेंट द क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बेटा, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिट। अगर n को 1 लिख रहे तो फर्स्ट ऑर्बिट, n को 2 लिख रहे तो कौन सा ऑर्बिट बेटा, सेकंड, थर्ड 3 लिख रहे तो थर्ड ऑर्बिट। क्लियर है बेटा, राइट। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट मैंने पहले ही बताया था बेटा कि जब तक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी ऑर्बिट में घूमेगा, तब तक वो एनर्जी ना ही लूज करेगा ना गेन करेगा, उसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। जब वो क्या करेगा, अपना ऑर्बिट को इंटरचेंज करेगा, चेंज करेगा, या बाहर जाएगा या अंदर जाएगा, ठीक है ना, तभी उसको क्या करेगी, एनर्जी क्या करेगा, वो गेन करेगा या लूज करेगा, अदरवाइज उसकी एनर्जी क्या रहती है, फिक्स रहती है बच्चों। तो इसे लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे, ठीक है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, लिखें बेटा एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट does not changes with time beta, does not changes with time। ठीक है, लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, लिखेंगे बेटा व्हेन, लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स ऑर्बिट बेटा, व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स ऑर्बिट, व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स ऑर्बिट। फिफ्थ बोल रहे हो आप, क्या कह रहे हो बेटा, दोबारा वो क्या बोल रहे हैं, ये वाला सर फिफ्थ पोस्टुलेट बोल रहे हो आप, व्हेन फोर्थ इलेक्ट्रॉन, बेटा, फोर्थ दैट इज फोर्थ बेटा। लिखेंगे एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट डज नॉट चेंजेस विद टाइम, does not change with time, energy changes only when, energy changes only when electron changes its orbit बेटा, जब वो अपना ऑर्बिट चेंज करेगा, when electron changes its orbit, तभी एनर्जी चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। ठीक है, राइट। तो जब कभी भी बेटा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लोअर ऑर्बिट से, इसकी n की वैल्यू कितनी थी बेटा 1, इसकी क्या थी 2, इसकी 3, इसकी 4 एंड सो ऑन। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन बेटा क्या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, तब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, एनर्जी इज एब्जॉर्ब, क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और जब कभी भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, तब एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। क्या होती है, रिलीज या एमिट होती है। देते कैसे हैं, ठीक है, हम देंगे एनर्जी हीट करके, लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से। हाँ जी बेटा, लाइट से भी ले सकता है, हाँ वो तो बट देखेंगे बेटा, है ना, वो पहले बोला उसको, जब बोर को नहीं पता तो हमें कैसे पता रहेगा। ठीक है, दैट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है ना, राइट। बाद में हम इसको जस्टिफाई भी करेंगे क्या है।
तभी तो पोस्टुलेट बोला है ना बेटा, ठीक है राइट। देखिए क्या है बेटा, मैंने पहले ही बोला ये सब कुछ भी सही नहीं है, सब गलत है ये। हाँ, नथिंग इज करेक्ट इन इट बेटा। हाँ, ऐसा ना ही कोई ऑर्बिट होता है, ना ही क्या ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता, ठीक है राइट। मैंने पहले ही बोला था हम सब गलत पढ़ रहे हैं, लास्ट में जब जाके पढ़ेंगे ना वो सही पढ़ेंगे, ठीक है राइट। तो चलिए बेटा हम उसमें डिबेट में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखें बेटा, देखिए व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम, लिखिए बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बेटा, एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, क्या कह रहे बेटा भूमिक? ये फिफ्थ वाला है। हाँ नहीं बेटा, इसी में लिखेंगे इसको, फिफ्थ में नहीं लिखेंगे, इसी में लिखेंगे, फिफ्थ में नहीं इसी में लिखेंगे, इसको लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बेटा। क्या है? एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। कैसे बोलते हैं? लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट, क्योंकि हम ऑर्बिट पे एनर्जी स्टेट भी कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, स्टेशनरी स्टेट। लोअर स्टेशनरी स्टेट से हायर स्टेशनरी स्टेट, तो हम तीनों चीजें कह सकते हैं। लिखेंगे बेटा नेक्स्ट, इसी में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसी के अंदर लिखेंगे, लिखेंगे एनर्जी इज रिलीज्ड, लिखेंगे बेटा एनर्जी इज रिलीज्ड और एमिटेड, एनर्जी इज रिलीज्ड और एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स, when electron moves from higher orbit to lower orbit, from higher orbit to lower orbit। तो अगर मैं आपसे ऐसे कहता हूं बेटा कि L से N पे जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन L से N पे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कि वो होगी रिलीज होगी बेटा? रिलीज। किस पे होगी बच्चों? एब्जॉर्ब की रिलीज, क्योंकि आप क्या लिखते हो छोटी क्लास में, K N और N। तो दिस मीन्स ये तो स्टेल है, ऑर्बिट बोलेंगे 1 2 3 और 4, तो आप 2 से कहां पे जा रहे हैं बच्चों? 4 पे जा रहे हैं। तो दिस मीन्स यू आर मूविंग फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, तो एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। क्या होगी यहाँ पे? एब्जॉर्ब। लेकिन यही अगर एन से बच्चों हम कहां पे आते हैं? एल पे आते हैं, तो एनर्जी क्या होती? क्लियर है बेटा? राइट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है बेटा? आप जैसे जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे बेटा, इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा, उसकी एनर्जी क्या करती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। क्या करती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। तो इसके लिखेंगे बच्चों, इसी पॉइंट में लिखेंगे, इसी पॉइंट के अंदर लिखेंगे, लिखेंगे एनर्जी ऑफ एन, लिखेंगे एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस as if electron moves away from the nucleus beta, as if electron moves away from the nucleus, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा, उसकी एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। और इनफाइनाइट पे कितनी एनर्जी हो जाएगी बेटा? ठीक है राइट। आप जैसे अगर आप ये कहते हैं, जैसे अगर आप उसमें सेम अगर फिजिक्स में लगाते हो, अगर आप क्या कर रहे हो, 10 मीटर हाइट पे खड़े हो या 10 फीट हाइट पे खड़े हो, फर्स्ट फ्लोर 10 फीट पे, सेकंड फ्लोर 20 फीट पे और थर्ड फ्लोर 30 फीट पे है, तो कहाँ पे आपकी एनर्जी मैक्सिमम होगी? जब कहाँ पे खड़े हो गए आप? 30 फीट पे। तो यहाँ भी ऐसे समझ लीजिए, ये ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे चलते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे जैसे आप क्या करते जाओगे, दूर जाते जाओगे, एनर्जी आपकी बढ़ती जाएगी। और इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों? मैक्सिमम। आंसर है इनफाइनाइट पे एनर्जी हो जाएगी बेटा 0। क्या हो जाएगी? 0। तो लिखिए बेटा एनर्जी एट, आप थोड़ी सी दिमाग लगाइए ना। पोटेंशियल एनर्जी, अगर फिजिक्स की बात करता हूँ, इसको बाद में जस्टिफाई करूँ। व्हाट इज द फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी? mgh। और इनफाइनाइट पे ग्रेविटी कितना होगा? तो फिर 0 नहीं होगा। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बेटा कोई ग्रेविटी नहीं लग रही है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। मतलब जब इलेक्ट्रॉन इतना दूर निकल जाए, इसके पास न्यूक्लियस इस पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा रहा है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? 0। ये तो तब तक एनर्जी लगा रहा है जब तक न्यूक्लियस उस पर फोर्स लगा रहा है, तब तक एनर्जी लग रही है। जब न्यूक्लियस फोर्स लगाना बंद कर देगा, एनर्जी अपने आप 0 हो जाएगी। सिमिलरली जब तक अर्थ
ग्रेविटी लगा रही है तब तक पोटेंशियल एनर्जी है उस पर। जब ग्रेविटी नहीं लगा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगी, जीरो। इसमें एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या होगी, जीरो। ठीक है राइट। तो हम वो आपको एनर्जी बढ़ी कैसे जब दूर जाएगा ये न्यूक्लियस? क्या कह रहे हैं बेटा, क्या कह रहे हैं? जब जब सर ये न्यूक्लियस से दूर जाएगा फिर एनर्जी कैसे बढ़ेगी? एनर्जी इसलिए बढ़ेगी बेटा क्योंकि क्या होता है, आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये है, तो इसमें बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है कि इसमें बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है जब ये इसमें है? हिमांश आप बताओ, फर्स्ट और ये सेकंड केस में किसमें एनर्जी ज्यादा है? सर फर्स्ट केस में होनी चाहिए। फर्स्ट केस में एनर्जी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री है। यस सर। इसका ना हमारे पास जब ज्यादा फ्री होंगे, हम घर से दूर रहेंगे तो हमारे पास एनर्जी ज्यादा रहेगी, क्योंकि माँ बाप का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। जब घर में है, ठीक है, तो जब घर में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो बंदिश है हमारे ऊपर, हमारे पास एनर्जी कम है। लेकिन जब हम घर से दूर हो गए, अट्रैक्शन कम हो गया, हम जो मर्जी वो करें, नाउ वी आर फ्री, हमारे पास एनर्जी ज्यादा है। मैक्सिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम नहीं होगी बेटा, मैक्सिमम तो तब तक होगी जब तक आप यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पे इंफिनिटी से एक पहले पहुंचेंगे, ठीक है ना। जब आपके पास क्या है, मोह माया त्याग दिया हमने, बुद्ध भगवान बन गए, तो क्या एनर्जी, हम शून्य बन गए कि नहीं बन गए, मोक्ष की प्राप्ति हो गई हमें, है ना। जब हमने क्या करा, सब कुछ त्याग दिया, घर बार सब छोड़ दिया, तो इससे कुछ लेना ही देना नहीं है बेटा, तो हम शून्य हो गए, कुछ लेना देना नहीं है। तो तब तक बेटा, जब तक कि न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है तब तक तो क्या होगा, तब तक तो उस पर एनर्जी मैक्सिमम होती चली जाएगी। लेकिन जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना बंद हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं ना, ये चीज फिजिक्स में भी तो यही करते हो आप। जब तक ग्रेविटी लग रही है तब तक तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है ना। अब जब ग्रेविटी नहीं लग रही तो पोटेंशियल एनर्जी क्या, आप कहेंगे क्या हम वहां पे जो जो जुपिटर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के रिस्पेक्ट में, नहीं कहेंगे। चांद पे नहीं कहते हो आप, चांद पे ग्रेविटी कम है ना, तो वहां पे तो हम कहेंगे नहीं ना। क्लियर है बेटा। तो पोटेंशियल एनर्जी ये सब कॉन्सेप्ट तब तक एप्लीकेबल है जहां तक ग्रेविटी काम कर रही है, जब तक अर्थ खींच रहा है। तो यहाँ भी ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तब तक एनर्जी लग रही है। जब इसने खींचना बंद कर दिया तो एनर्जी लगना बंद हो गया बेटा, ठीक है राइट। तो दिस इज बेटा, ये दिस सेकंड पॉइंट बेटा, हाँ ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, और इसी में एक पॉइंट और लिखेंगे बेटा, इसी में लिखेंगे, इसी के अंदर लिखेंगे, जब तक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, अपने ऑर्बिट में घूमेगा बेटा, तब तक ना वो एनर्जी गेन करेगा ना लूज करेगा बेटा। तो इसे लिखेंगे एनर्जी नीदर, लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, नहीं इसी में लिखेंगे बेटा, फोर्थ में लिखेंगे एनर्जी, लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन नीदर एब्जॉर्ब और एमिट, इलेक्ट्रॉन नीदर एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी unless it changes its orbit बेटा, unless it changes its orbit। हाँ जी बेटा बोलिए। कोई एनर्जी है, वो एनर्जी बताने जा रहे हैं ना, वो सन की एनर्जी, अर्थ की, ठीक है। लास्ट पॉसिबिलिटी सर एक बार रिपीट कर दो। लिखेंगे इलेक्ट्रॉन नीदर एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी अनलेस इट चेंजेस इट्स ऑर्बिट बेटा, अनलेस इट चेंजेस इट्स ऑर्बिट, जब तक वो अपना ऑर्बिट को चेंज नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया बेटा, बोहर ने कि इलेक्ट्रॉन गिर नहीं रहा है, उसकी एनर्जी फिक्स है, ठीक है राइट। तो वही देखने जा रहे हैं बेटा, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से समझना। लेट्स सपोज ये ऑर्बिट है बेटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है राइट, और ये न्यूक्लियस सेंटर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं बेटा, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है राइट। एक तो क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये जो कुछ इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिस अट्रैक्शन को, क्योंकि ये चार्ज की वजह से अट्रैक्शन है, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इस फोर्स को बोलेंगे हम कूलम फोर्स। क्या बोलेंगे, कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो आपने पढ़ा भी है कि दो चार्ज अगर एक Q1 है और एक Q2 है, r डिस्टेंस पे है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था K Q1 into Q2 अपॉन क्या होता है, r स्क्वायर। इसको आप क्या कहते हैं, कूलम फोर्स कहते हैं,
सो इफ टू चार्जेस आर एट सम डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन या जो रिपल्सन होगा, अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा, अगर क्या है सिमिलर चार्ज है तो रिपल्सन होगा। तो क्या होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू k q1 into q2 अपॉन r स्क्वायर। इसको कहते हैं कूलम फोर्स। क्या कहते हैं? कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे इसको फिजिक्स में, ठीक है ना? क्या ये क्यू q1 into q2, ठीक है राइट। और क्या है, कोई ऑब्जेक्ट बेटा, ठीक है, चार्ज बेटा, ठीक है। और जब कभी भी इलेक्ट्रॉन, प्लीज, जब कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है या सर्कुलर पाथ पे घूमता है, तो उस पर एक फोर्स लग रहा होता है बाहर की तरफ, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है राइट। जैसे अगर आप कभी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जैसे आपने क्या है, जो जो झूला होता है मैरी गो राउंड, ठीक है ना राइट। तो आप क्या करेंगे, जब मैं उस झूले पे आप बैठते हैं जो ऐसे गोल गोल घूमता है, तो अगर आप इसके ऊपर बैठे हुए हो तो फोर्स किधर लगता है आपको? अरे बाहर की तरफ बेटा, आपको उठा के बाहर फेंक देगा ही, आप पकड़ के नहीं। अगर कोई चीज अगर आपके सर्कुलर में घूम रहे हो और आपके पास क्या है, अगर बहुत तेज से घुमा दे तो आप किधर जाओगे? बाहर की तरफ जाओगे, ना कि अंदर की तरफ जाओगे। तो दो फोर्सेज होते हैं, एक सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। दोनों का रेफरेंस अलग है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहता हूँ, एक आपके पास रस्सी है और यहाँ पे स्टोन है, और इस रस्सी को आप ऐसे करके घुमाते हो तो स्टोन किधर जाएगा? बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ आता है? बाहर की तरफ। तो इसका मतलब अगर आप स्टोन के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, या अगर आप स्टोन पे कोई बैठा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्टोन पे किसी को बैठा दिया, तो इस स्टोन पे जो बैठा हुआ आदमी है उसके ऊपर फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, तो उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैं अगर इसको देख रहा हूँ, इस आदमी को, कि मुझे इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, कि इसके ऊपर फोर्स कैसा लग रहा होगा, तो मुझे लग रहा होगा कि फोर्स किसकी तरफ लग रहा है? अंदर की तरफ। तो इसको बोलेंगे फिर सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल। सो दोनों का रेफरेंस फॉर्मूला सेम है, रेफरेंस अलग है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट के, जैसे बस में हो आप, अगर आप बस के अंदर बैठे हो और बस ऐसे गोल से घूम रही है, ऐसे जैसे क्या हुआ, पहाड़ पे जा रही है और ऐसे राउंड सर्कल ले रही है, तो आपकी तरफ फोर्स क्या लगता है? बाहर की तरफ, तब आप बाहर की तरफ गिरते हो। तो आपके ऊपर फोर्स लग रहा है बिकॉज यू आर सिटिंग इनसाइड द बस, तब हम उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन यही अगर कोई बाहर नीचे खड़ा हुआ देखे, बाहर बस में नहीं, जो बाहर खड़ा हुआ देख रहा होगा और वो आपको देख रहा होगा, तो उसको लग रहा होगा कि फोर्स इसको अंदर की तरफ लग रहा है। सो वो जो बाहर जो खड़ा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में जो आप पे फोर्स लग रहा है वो तो क्या है? सेंट्रीपिटल। लेकिन एक्चुअल में आपके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? सेंट्रीफ्यूगल। तो हम यहाँ इलेक्ट्रॉन पे देख रहे हैं फोर्स क्या लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या लग रहा है? बाहर की तरफ, तो इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो ये दोनों फोर्स क्या करते हैं बेटा? एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसके नीचे नहीं गिरता, न्यूक्लियस में नहीं गिरता, और इसकी एनर्जी क्या रहती है? फिक्स रहती है। हाँ जी, बिल्कुल गिरते हैं, और ये आप ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होता है, और ये वाला फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है राइट। एक्चुअल में क्या होता है, अगर रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हो। अगर आप अपने आप उसी वेसल के ऊपर हो, या उसी कंटेनर में, या उसी व्हीकल पे हो जो ऐसे ऐसे घूम रही है, सर्कल घूम रही है, जैसे आप झूला है, ठीक है, और ये झूला सर्कल में ऐसे घूम रहा है, ठीक है, और आप इसी पे बैठे हो और ये गोल घूम रहा है, तो आप देखना हमेशा आपको फोर्स बाहर की तरफ लगे, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो बोर ने क्या बोला कि ये दोनों फोर्स जो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस के अंदर फॉल नहीं करता है, ठीक है। रियल लाइफ में कहाँ से इलेक्ट्रॉन फोर्स लग रहा है आपके पास बेटा? अब कौन खींच रहा है आपको? यहाँ पे पेरेंट्स होना खींच रहे हैं। हाँ, तो गिरते हो आप बाहर की तरफ, क्योंकि आपके पास बाहर ही गिरोगे आप उसमें, क्योंकि अंदर थोड़ा ना कोई आपको पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि आपके पास चेन लगी हुई, आप बंधे हुए। इसीलिए अगर आपको चेन टूट गई तो आप यहाँ थोड़ा, आपको कहीं और ही मिलोगे, ठीक है राइट। सो क्या है बेटा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेटा, वो किसके बराबर होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है बेटा, इसको मैंने लिखा था क्या? k q1 into q2 अपॉन क्या? r स्क्वायर। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, आप पढ़ते हो फिजिक्स के स्टूडेंट, mv स्क्वायर बाय क्या होता है बेटा? r। सो ये दोनों क्या होते हैं बेटा? एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरता।
ठीक है, तो इसे लिख लेंगे बेटा, लास्ट पॉइंट लिखेंगे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, लिखेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट। सर ये 5th पॉइंट है। हाँ जी बेटा, ये 5th पॉइंट है, लिखेंगे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट observe two forces the electron revolving in an orbit observe two forces, these forces counterbalance with each other, और वो दोनों फोर्स कौन सी है बेटा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नीचे लिख लेंगे बेटा k q1 इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और ये mv स्क्वायर बाय क्या बेटा r। ठीक है राइट। अब यहाँ पे q क्या है बेटा, अगर मैं ये इसको लिख रहा हूँ q1 और ये क्या है बेटा q2, तो यही इसको डिस्कस कर रहे हैं, ये q1 और ये क्या है q2 है। हाँ जी बेटा, चार्ज होएगा सर ये q। हाँ जी चार्ज है, q1 और q2 चार्ज है। तो जो q2 है बेटा वो तो इलेक्ट्रॉन है, तो e लिख दिया उसको हम। अब से हम q2 को क्या बोलेंगे, e, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो q2 है बेटा ये न्यूक्लियस का चार्ज है, जो q1 है ये न्यूक्लियस का चार्ज है। तो क्या हम इसको इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में लिख सकते हैं, न्यूक्लियस के चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में लिख सकते हैं। यस ठीक है, कैसे लिखेंगे देखिए बेटा, ठीक है ध्यान से समझना। लेट्स सपोज क्या है, हाइड्रोजन है बेटा, तो हाइड्रोजन में क्या एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस पे, तो चार्ज किसका, एक प्रोटॉन का चार्ज है, और प्रोटॉन का चार्ज इज इक्वल टू क्या, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, मैग्नीट्यूड। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1e, लिख रहा हूँ क्या, लिख रहा हूँ 1e न्यूक्लियस के चार्ज। अगर मैं हीलियम लिखता हूँ बच्चों, तो इसमें कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन, तो इसका चार्ज कितना हो गया 2e के बराबर। अगर यही मैं लिथियम लिख रहा हूँ तो कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन, तो कितना हो गया 3e। अब ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स था उसको क्या कहते थे, एटॉमिक नंबर कहते थे कि नहीं कहते थे। तो बार बार 1 2 3 लिखने की जरूरत क्या है, तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है बेटा, Z इंटू ई। क्या होता है, Z इंटू ई। क्यों, क्योंकि 1 2 3 जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, और ये क्या इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस का चार्ज होता है बेटा Z इंटू ई ऑलवेज। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज अ न्यूक्लियर चार्ज ऑफ कार्बन, तो क्या आंसर बोलोगे आप, 6। क्या होगा, न्यूक्लियर कार्बन का क्या बेटा एटॉमिक नंबर 6, और कितना ई। ठीक है राइट, क्लियर है। ठीक है, यही अगर मैं आपसे पूछता हूँ सोडियम का चार्ज बताइए बेटा, न्यूक्लियस का चार्ज, तो कितना होगा 11e, कितना होगा 11e। सो दिस मीन्स बेटा जो Q2 होगा वो तो E के बराबर है, और जो Q1 है वो आप लिख देंगे बेटा Z इंटू ई, वेयर Z इज एटॉमिक नंबर। Z क्या है, एटॉमिक नंबर। सो दिस मीन्स इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला बना बेटा, इसको Q1 Q2 को रिप्लेस कर देते हैं, तो K ZE स्क्वायर हो गया अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू M V स्क्वायर, क्या हो गया बेटा R। कर देंगे अभी, भोर ने जितना किया वो तो लिख देते हैं। सर एक बार दोबारा बता इसलिए ये था बेटा Q1 और Q2 था, तो Q1 को क्या लिखा था Z इंटू ई, और Q2 को क्या लिखा था बेटा इलेक्ट्रॉन, तो दोनों को पुट कर दिया, तो ZE इंटू ई, तो ZE स्क्वायर हो गया अपॉन। हाँ जी बेटा कुछ कह रहे एक बार थे, दोनों फोर्सेस के नाम बताना। कूलम फोर्स बेटा, कूलम फोर्स, और एक बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा, कूलम फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा, कूलम फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा। ठीक है राइट, इसी में एक पॉइंट जरूर ऐड कर देंगे बेटा। ठीक है राइट, इसमें नीचे नोट बना के लिखेंगे, नोट बना के लिखेंगे, जो कि बोहर मॉडल था ये सिर्फ एप्लीकेबल था बेटा हाइड्रोजन एटम के और हाइड्रोजन जैसे एटम्स के लिए। तो लिखेंगे बेटा, लिखेंगे दिस मॉडल इज एप्लीकेबल, only for hydrogen
एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज बेटा, स्पीसीज मतलब आयंस होंगे वहां पे, क्या होगा, आयंस होगा, क्योंकि एक एटम दूसरे एटम के बराबर नहीं हो सकता बट आयन जरूर हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब बेटा इतना है सिर्फ कि ये हर एक उसके लिए वैलिड है, हर एक एटम या हर एक आयन के लिए वैलिड है जिसपे एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल, यही कंटिन्यू करेंगे, इट इज एप्लीकेबल फॉर दोज स्पीसीज विच कंटेन्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ओनली वन इलेक्ट्रॉन। सो दिस, सर ग्रुप 1 एलिमेंट कह सकते हैं हम? क्या कह रहे बेटा, ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ग्रुप 1 एलिमेंट नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे हेमांश कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होना चाहिए बेटा, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि एटम ही एक होना चाहिए पूरे, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उस पूरे एटम में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ तो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हीलियम में कितने होते हैं, 2, तो अगर एक बनाना है तो उस पर क्या लगा दूं, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, तो अब इस पे भी कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसके लिए भी वैलिड है। लिथियम पे कितने होते हैं बेटा, 3, तो कितने निकाल दें, तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया। बेरिलियम पे कितने होते हैं, 4, तो कितने निकाल दें, 3, तो अब एक हो गया। सोडियम में कितने होते हैं, तो कितने निकाल दें, ये तो ये इन सब के लिए वैलिड होगा जिसपे एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो जिस सर भी ऐसे स्थिति तो में बेटा एक इलेक्ट्रॉन होगा 118 उसके लिए, एलिमेंट्स है। हाँ जी बेटा बोलिए, क्या कह रहे हो, क्या सर पूछ रहे थे बेटा। 118 एलिमेंट्स है तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या आएगा, मतलब इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं हम? ना ना नहीं कर सकते बेटा, ये तो जबरदस्ती लिखा हुआ है, नहीं कर सकते बेटा, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आ जाए थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आपको यस करके आना है बेटा, वहां पे ये नहीं कर सकते कि सर ये कर नहीं सकते थे हम ना। तो मैंने इसलिए यहाँ पे ओके लिखा है सर। कि थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन आता है तो आपको टिक करके आना है, वहां पे दिमाग नहीं लगाना कि नहीं इतना तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना। हमने तो सिर्फ ये स्टेटमेंट दी है, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट दी है कि ये हाइड्रोजन लाइक स्टेटमेंट के लिए एटम के लिए वैलिड है। अब हाइड्रोजन लाइक का मतलब जिसपे एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो चाहे वो Fe हो, 26 हो, 26 में से 25 निकाल दिए, चाहे वो वैलिड हो ना हो वो अलग बात है। बट अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, सॉरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आपको टिक करके आना है बेटा। ठीक है देवांशी, यस सर। ठीक है, राइट, क्लियर है बेटा, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कार्बन, अगर मैं यहाँ पे कार्बन +6 के लिए एप्लीकेबल होगा, नो सर। नो सर। कार्बन के लिए किसके लिए एप्लीकेबल यस होगा, सर होगा। अरे नहीं सर होगा यार, पहले सही सर बोला था। कार्बन, सर कार्बन का आइसोटोप भी तो होता है 7 वाला एक। अरे आइसोटोप नहीं करना है बेटा, आइसोटोप क्या आपके पास, अगर हमें आइसोटोप से खेलना होता फिर तो हमारी जिंदगी केमिस्ट्री पढ़ते बीत जाती बेटा, है ना। एक एक के पता नहीं कितने आइसोटोप होते हैं, सबकी प्रॉपर्टीज थोड़ी ना पढ़ने वाले हैं बेटा, हम तो यहाँ पे वही आइसोटोप पढ़ने वाले हैं जो अबेंडेंट में अवेलेबल है बस। ठीक है मास, तो हम ज्यादा डील करते बेटा मास नंबर में, एटॉमिक मास में डील नहीं करते। ठीक है, राइट। हाँ यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता कि भाई ये दूसरा कोई आइसोटोप है तब आप सोच सकते थे, बट अदरवाइज ऐसा नहीं है। क्लियर है, तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करके बताइए बेटा। हाँ ठीक है, राइट, फिर मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, प्लीज कल की क्लास मिस नहीं करना बेटा, क्योंकि कल की क्लास में क्या करेंगे हम, इसका मैथमेटिकल जो भी है जिसमें हम रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है कल का। सो डोंट मिस द क्लास बेटा कल की। हाँ ठीक है, डिस्कशन कर लेते हैं कल। ठीक है, राइट, कर लेंगे बेटा, टेस्ट डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, सर राइट। पहले वाले टेस्ट के भी और एनसीईआरटी के आपने क्वेश्चंस आप भेज दीजिए बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिस्कस कर दूंगा, जिसको भी जो डाउट है आपके पास जो गलत है वो आप भेज दीजिए। आपने टेस्ट जरूर करना है दोबारा, और जिसके गलत हुए, जो मुझे ज्यादातर पता है, मुझे पता है 3-4 सभी के ज्यादातर गलत हैं, तो मुझे वो डिस्कस करने में, ठीक है, राइट। चलिए कल अगर ऐसा रहेगा तो कल हम डिस्कस करेंगे, टेस्ट डिस्कस करेंगे, बट हम कोशिश करेंगे कि इसको खत्म कर लें सो दैट एटॉमिक मॉडल हमारा खत्म हो जाए, ये बोर मॉडल। ठीक है, राइट। बस क्वेश्चन लिखेंगे बेटा फटाफट, ठीक है ना, ये फिर करके जाएंगे, वर्बली यही क्वेश्चन लिखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगुलर मोमेंटम सोर्स, लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एंगुलर मोमेंटम सोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगुलर मोमेंटम सोर्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगुलर मोमेंटम shows the presence of electron in an orbit बेटा। हाँ मैं लिख रहा हूं,
मोर देन वन करेक्ट है बेटा, मोर देन वन करेक्ट है। चलिए बच्चों बताइए इसमें से कौन कौन से एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस बता रहे हैं। ठीक है सर फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है सर 1 2 3 7 8 अपॉन 2 पाई हो सकता है, या फिर 2h अपॉन 2 पाई हो सकता है, या 3h अपॉन 2 पाई हो सकता है एंड सो ऑन। तो क्या बच्चों पहला हो सकता है? आंसर इज यस सर। यस क्या दूसरा हो सकता है? आंसर इज यस सर। क्या तीसरा हो सकता है? आंसर इज यस। क्या फोर्थ हो सकता है? नो सर। नहीं फोर्थ नहीं है, राइट। क्या फिफ्थ हो सकता है? नो सर। नहीं फिफ्थ भी नहीं हो सकता। क्या सिक्स्थ हो सकता है? नो सर। क्या सेवंथ हो सकता है? यस सर। सेवंथ हो सकता है, क्योंकि Yes, 2.5 को 5/2 लिख सकते हो आप बेटा। तो होशियार रहिएगा बेटा इसके लिए। यहाँ मैंने जानबूझ के दिया था क्वेश्चन, तो बी केयरफुल बेटा। ये क्या है 2.5, तो 2.5 कैन बी रिटन एज 5/2, तो ये हो सकता है। और 0.5h हो सकता है, ये भी हो Yes, सकता है। sir. 0.5 को आप 1/2, तो ये भी हो सकता है। कोई डाउट बेटा क्वेश्चन में? किसी को भी डाउट? राइट क्लियर है? तो हमने बेटा तो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कर लिया गोर मॉडल का। कल हम क्या करेंगे, इसका जो भी मैथमेटिकल मॉडल है, तो ज्यादा टाइम लगेगा उसमें, 10-15-20 मिनट में खत्म करेंगे। हाँ ज्यादा बोरिंग है। लेकिन आगे आगे जैसे जाते जाएंगे ना, तो फिर क्या होगा, थ्योरी कम हो जाएगी और फिर इसके क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे, तो ज्यादा थोड़ा इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि कॉन्फिगरेशन पड़ेंगे। ठीक है बच्चों बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। सर। थैंक यू।